दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पर आपने जिस तरह अपना प्यार बरसाया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स, शेयर और सब्सक्रिप्शन ने ये साबित कर दिया कि सच की कहानियां आप तक पहुंच रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जो रात के 2 बजे निकलकर एक 16 साल की लड़की को ट्रैफिकिंग से बचाता है, लेकिन कभी इसका उसने क्रेडिट नहीं लिया, कभी कोई पब्लिसिटी नहीं की। जिसके मैनेजर के पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन खुद वो अपना घर नहीं बना सके। जो उल्फा की जान की धमकी के बावजूद स्टेज पर या अली गाकर माइक फेंक देता है। जिसकी बहन की मौत में एक कॉन्स्पिरेसी थियरी छुपी है। रेडिट पर आज भी लोग कहते हैं कि असल टारगेट जोकी नहीं बल्कि उनका भाई था, जो अपनी आमदनी का आधा हिस्सा डोनेशन में दे देता था और कहता था मैं पागल हूं और अपना सब कुछ लोगों को देना चाहता हूं। जिसके घर में बेबी टाइगर, पीकॉक्स और डियर थे और जो पेड़ों से बात करता था जैसे वो उसके दोस्त हों। जो 38,000 गाने, जी हाँ 38,000 सॉन्ग्स गा कर भी कहता था कि मैं एक नेचुरल सिंगर हूँ, ट्रेंड नहीं। और जिसकी मौत के बाद जंगल के जानवर उसकी तस्वीर के सामने आंसू बहाते दिखे। ये कहानी है जुबिन गर्ग की, जिन्हें प्यार से हम सब जुबिन दा कहते हैं। असम के बाहर ज़्यादातर लोग जुबिन दा को उनके गाए सुपरहिट गाने या अली की वजह से जानते हैं। तो आज की ये कहानी, जुबिन दा की ये कहानी, इसे सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि असम वालों के साथ साथ पूरे देश और दुनिया वालों को भी पता चले कि जुबिन दा सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक योद्धा, एक बागी और एक असली हीरो थे। जितना मैं उनके बारे में जानता गया उतना ही मैं उनमें डूबता गया, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी जुबिन दा की ज़िंदगी में डूबे, उनके विचारों में डूबे, उनके सिद्धांतों में डूबे, क्योंकि कभी कभी डूबने के बाद ही हमें ज़िंदगी का असली किनारा नज़र आता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां। आज मैं आपको जुबिन दा के मौत की कहानी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। वो जिंदगी जो बेहद खूबसूरत थी, संघर्षों से भरी थी और प्रेम से सजी थी। क्योंकि दोस्तों, जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक कहानी थे, एक एहसास थे, एक जिंदा किरदार थे। ये सिर्फ सिंगर की बायोग्राफी नहीं है दोस्तों, ये है एक योद्धा की कहानी, एक बागी की कहानी और एक असली हीरो की कहानी। आज हम जाएंगे जुबिन दा की जिंदगी के उन पन्नों पर, उन किस्सों पर जो शायद ही आपने कभी सुने हों। 18 नवंबर 1972 मेघालय के छोटे से शहर में तुरा में एक अस्पताल में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और इली बोर ठाकुर के घर आया ये वो बच्चा था जिसका आगे चलकर नाम रखा गया जुबिन। ऐसा कहते हैं कि उनका नाम एक बहुत ही महान म्यूजिक डायरेक्टर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। पिता मोहिनी मोहन ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और अपने पेन नेम यानी कपिल ठाकुर के नाम से वो कविताएं लिखते थे। जुबिन दा की माँ, जो खुद एक गायिका और एक डांसर थी, उन्होंने जुबिन दा के दिल में सबसे पहली बार संगीत का बीज बोया। सिर्फ 3 साल की उम्र से जुबिन ने गाना शुरू किया। 11 साल तक पंडित रॉबिन बनर्जी से तबला सीखा, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। वो हमेशा कहते थे मैं एक नेचुरल सिंगर हूँ, ट्रेंड सिंगर नहीं। पिता की नौकरी के कारण जुबिन का परिवार अक्सर शिफ्ट होता रहता था। बोंगल पुखरी जोड़ हाथ में बिताया गया बचपन उनके लिए सबसे यादगार था। एक दिलचस्प किस्सा है, छोटे जुबिन दा कपड़े लपेटकर अपने घर के सामने खड़े होकर गाना गाते थे। पड़ोसी उन्हें प्यार से देखते थे और कहते थे ये बच्चा एक दिन जरूर बड़ा कलाकार बनेगा। जुबिन ने अपने बचपन में अपने घर के सामने एक पाइन का पेड़ लगाया था। साल बीतते गए, पेड़ बड़ा होता गया। जुबिन उस पेड़ से बात करते थे जैसे वो उनका दोस्त हो। फिर दुर्भाग्य से जुबिन की मौत से कुछ दिन पहले ही तूफान में ये पेड़ उखड़ गया था। जुबिन ने वादा किया था कि वो अगली बार आकर फिर से दूसरा पाइन ट्री लगाएंगे, लेकिन अफसोस वो वादा अधूरा रह गया। 1992 में 19 साल की उम्र में जुबिन ने एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सॉन्ग में गोल्ड मेडल जीता। उसी साल नवंबर में उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका आया, लेकिन जुबिन दा के सपने की उड़ान के आगे असम अब छोटा पड़ने लगा था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी आवाज़ सुने
और इसी सपने को लेकर 1995 में वो मुंबई पहुंचे। छोटे से कमरे में रहकर जिंगल्स गाकर छोटे मोटे काम कर कर गुजारा चलाते रहे। 1995 में उनका पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम आया जिसका नाम था चांदनी रात। इस एल्बम में उन्होंने अपने असमिया गानों को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। 1995 से 2002 तक जुबिन ने कई बॉलीवुड फिल्म्स के गाने गाए, जैसे गद्दार, दिल से, फिजा, कांटे। इसी दौरान शुरू हुई जुबिन दा की लव स्टोरी, जो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। गरिमा साइकिया, जो एक फैशन डिजाइनर और मुंबई में उस समय पढ़ाई कर रही थी, वो मुंबई में उन्हें घर की याद सताती थी, तो उन्होंने जुबिन दा का एल्बम अनामिका और माया सुनना शुरू किया। वो उन गानों से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने जुबिन को फैन लेटर लिखा। जुबिन दा हर फैन को जवाब नहीं दिया करते थे, लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गरिमा के लेटर का जवाब जुबिन दा ने दिया। चिट्ठियों से शुरू हुआ प्रेम धीरे धीरे गहरे रिश्तों में बदल गया, लेकिन प्रेम की राह आसान नहीं थी। गरिमा के पिता को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। साथ ही गरिमा को जुबिन का बेचैन व्यवहार समझ नहीं आता था। कुछ समय के लिए फिर दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद जुबिन डिप्रेशन में चले गए। उनके कुछ गाने इसी दर्द से प्रभावित हैं, लेकिन सच्चा प्रेम जीत गया और फिर 4 फरवरी 2002 को दोनों ने शादी कर ली। फिर आया 12 जनवरी 2002, वो तारीख जिसने जुबिन दा की पूरी जिंदगी बदल दी। जोंकी बोर ठाकुर, सिर्फ 18 साल की एक खूबसूरत गायिका और अभिनेत्री, भाई बहन सूतिया में एक कल्चरल इवेंट के लिए जा रहे थे। शुरुआत में दोनों एक ही कार में थे, लेकिन किस्मत ने क्या खेल खेला था दोस्तों। आखिरी मिनट में जुबिन दा ने दूसरी कार में जाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद बालीपारा के पास बारिश में फिसली सड़क पर जोंकी की कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जोंकी और जुबिन का एक दोस्त वहीं मौके पर मारा जाता है। 29 साल के जुबिन पूरी तरह टूट गए। उन्हें उनका सर्वाइवर्स गिल्ट अंदर से सताने लगा, यानी वो एहसास कि वो बच गए और उनकी बहन नहीं बची। जोंकी की मौत को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी है दोस्तों। रेडिट पर एक यूजर का दावा है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक साजिश थी। असल में जुबिन को मारना था। कुछ पावरफुल लोगों से जुबिन की अनबन हुई थी, लेकिन जुबिन बच गए और उनकी मासूम बहन जोंकी वो मारी गई। इसी दुख से निकलने के लिए जुबिन दा ने शराब का सहारा लिया। जोंकी की याद में उन्होंने शिशु नाम का एक एल्बम बनाया और अपनी मृत बहन के लिए ये उनकी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। फिर आया 2006 और जुबिन की जिंदगी प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरह बदलने वाली थी। 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली रातों रात हिट हो गया। ये गाना न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुआ। बाद में एक इंटरव्यू में जुबिन ने कहा था, या अली जैसे गाने 10 साल में एक बार आते हैं, कभी कभी जिंदगी में एक बार आते हैं। इसके बाद तो जुबिन अनस्टॉपेबल हो गए। 33 साल के करियर में 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए उन्होंने। एक रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी है उनका। हर साल 800 गाने, यानी रोज 2 से ज्यादा गाने। गूगल ने उन्हें हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया। जुबिन दा 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जिसमें आनंद लहरी जैसा एक्सट्रीमली रेयर इंस्ट्रूमेंट भी शामिल था। दिलचस्प और शॉकिंग बात यह है कि सक्सेस के बाद जुबिन ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, मुंबई में बहुत एटीट्यूड है, मैं असम में राजा की तरह जीऊंगा और एक राजा की तरह मरूंगा। वो फिर मुंबई छोड़कर वापस असम आ गए। यहीं से शुरू हुआ जुबिन दा का असली सफर। उनके सोशल वर्क, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और फियरलेस स्टेटमेंट्स का दौर। दोस्तों 2013-2014 में जुबिन गर्ग ने वो काम किया जो कोई बॉलीवुड स्टार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जुबिन दा ने उल्फा को मुंह तोड़ जवाब दिया था। 18 अप्रैल 2013 शाम 7 बजे गुवाहाटी के एक छोटे से स्टूडियो में जुबिन दा अपने बैंड के साथ रिहर्सल कर रहे थे। अचानक उनके मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने कहा, दादा उल्फा ने धमकी दी है, आपको हिंदी गाने बंद करने होंगे। उल्फा का फरमान था, हिंदी गाने असमिया संस्कृति पर हमला है। जुबिन दा ने फोन रख दिया और खुद से कहा, अरे यार ये लोग तय करेंगे कि मैं क्या गाऊं और क्या ना गाऊं। फिर आया 19 अप्रैल 2014 यानी बिहू का दिन। सभी ने कहा, दादा इस बार हिंदी गाना मत गाना, लेकिन जुबिन ने कहा,
भाई अगर आज मैं हिंदी नहीं गाऊंगा तो कल ये कहेंगे कि इंग्लिश मत गाओ, फिर कहेंगे असमिया के अलावा कुछ मत गाओ, और फिर आखिर में कहेंगे कि गाना ही मत गाओ। नहीं यार, मैं डरूंगा नहीं। स्टेज पर जुबिन दा खड़े रहे, हजारों लोग थे, सब जानते थे कि क्या होने वाला है। पहले उन्होंने 2-3 असमिया गाने गाए, फिर अचानक उन्होंने या अली गाना शुरू किया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स स्टेज पर दौड़े, जुबिन दा प्लीज रुकिए। जुबिन का गुस्सा फूट पड़ा, क्यों यार, मैं हिंदी या इंग्लिश में क्यों नहीं गा सकता? बिहू एक म्यूजिकल फेस्टिवल है, मैं जो चाहूंगा गाऊंगा। मैंने पिछले 25 सालों में 16,000 गाने गाए हैं, तुमने नहीं। इतना कहकर जुबिन दा ने माइक फेंका और वो स्टेज से चले गए। भीड़ गुस्से में आ गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिर उल्फा ने साफ धमकी दे दी, अगर जुबिन दा हिंदी एग्रेशंस के एजेंट बनकर काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का रूप क्लैश में बदल जाएगा। उल्फा किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस पर जुबिन दा का जवाब था, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इससे प्रेम है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये तय नहीं कर सकती कि एक आर्टिस्ट को क्या गाना चाहिए। उसके बाद असम सरकार ने उन्हें 2 PSO और एस्कॉर्ट व्हीकल दी, लेकिन जुबिन दा ने कहा, मैं लोगों के बीच सिक्योरिटी कवर से ज्यादा सेफ फील करता हूँ। दोस्तों, जुबिन दा के बारे में एक बहुत अजीबोगरीब बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जुबिन दा के बचपन में पालतू जानवर थे, और आपको हैरानी होगी जान के कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक बेबी टाइगर पाला था, 2 मोर पाले थे, एक डियर था और कई कुत्ते। वे एनिमल से बात करते थे जैसे वो उनके अच्छे दोस्त हों। इसी प्रेम ने बाद में उन्हें पेटा इंडिया से हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिलाया। जश्न सा शांत काजीरंगा का जंगल उदासी के सन्नाटे में डूब गया जब जुबिन दा के जाने की खबर आई। हाथियों की मोटी मोटी आंखों में आंसू झलक आए। मोर अपने पंख पसार कर धीरे धीरे नाचते रहे जैसे आखिरी सलामी दे रहे हों। हिरन सिर उचकाकर तस्वीर को निहारते रहे, कान झुकाए खामोशी का साथ देते। कुत्तों ने तस्वीर के चारों ओर अपनी नाक जमीन पर रगड़कर अनुनय किया, लाचारी से भौंकते रहे। बंदरों ने ऊंची शाखाओं से नीचे उतरकर तस्वीर के पास जाकर श्रद्धांजलि दी। गाय धीरे धीरे तस्वीर के पास झुककर ममता में डूबी मोमबत्तियों की तरह खड़ी रही और श्रद्धांजलि देती रही। पक्षियों ने अपनी चहचहाट सा स्वर खो दिया और पेड़ों की डालियों पर बैठे मैना और तोता अचानक शांत हो गए, मानो जुबिन दा का गीत ही उनकी आखिरी दास्तान बन गया हो। ये सबूत है कि जुबिन दा का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। उनके बिना प्रकृति का हर जीव किसी अपूरणीय क्षति का शोक मना रहा था। अब आते हैं जुबिन दा के समाज सेवा और चैरिटी वाले हिस्से पर। दोस्तों, जुबिन दा की लाइफ का ये वो हिस्सा है जो सोशल मीडिया पर कम दिखता है। एक कंबल बांटने पे भी लोग ना फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन जुबिन दा ने न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियां बदल दी और किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी। जुबिन दा का अपना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल आसाम में बाढ़ आती है और जुबिन दा हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे। वो चंदे के लिए चैरिटी फुटबॉल मैच आयोजित करते थे। कपड़े, दवाइयाँ, खाना, ये सब खुद इकट्ठा करते थे और वहाँ पहुँचाते थे। वो खुद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जाकर रिलीफ वर्क करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जुबिन दा की व्यक्तिगत मदद की भी अनगिनत कहानियां हैं। वो ज़रूरतमंदों को दिल की सर्जरी के लिए पैसे देते, कृत्रिम अंगों का इंतज़ाम करते, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते और तो और शादी ब्याह में भी मदद करते थे। कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपने घर को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया। अपनी पत्नी गरिमा के साथ मिलकर 15 गरीब बच्चे गोद लिए। जुबिन दा थे तो एक आर्टिस्ट, मगर उनकी हिम्मत और उनकी दिलेरी उन्हें रियल लाइफ में हीरो बनाती थी। हुआ यूं कि एक बार असम के कोकराझार जिले में रात के 2 बजे जुबिन दा का फोन बजा और उनसे किसी ने कहा कि दादा एक 16 साल की लड़की को दिल्ली के लिए फोर्स कर रहे हैं। कहते हैं जॉब मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होगा। जुबिन दा ने फोन कट किया, तुरंत उठ खड़े हुए और घर से बाहर निकलने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, तो जुबिन दा बोले कि बस एक काम है और जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर वो घर से निकले और रात के 3 बजे वो एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक घर के बाहर एक SUV खड़ी थी। अंदर एक मिडिल एज आदमी लड़की के पेरेंट्स को पैसे दे रहा था। जुबिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाज़ा खुला तो सब शॉक थे। फेमस जुबिन गर्ग रात को यहाँ क्यों?
जुबिन दा ने डायरेक्टली मिडिल एजेड आदमी से कहा कि इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी का कोई एड्रेस है आपके पास। और ये देखकर वो आदमी सक पकाया और आखिर में वो ट्रैफिकर बिना लड़की के वापस चला गया। जुबिन दा ने लड़की के पेरेंट्स को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब से इसकी पढ़ाई का सारा खर्च वो देंगे और वो लोग अपनी बेटी को पढ़ाएं। ये इंसिडेंट कभी न्यूज़पेपर में नहीं आया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बना, जुबिन ने कभी इसका क्रेडिट भी नहीं लिया। ये किस्सा सिर्फ उनके आसपास के करीबी लोग ही जानते हैं। जिस लड़की को जुबिन दा ने बचाया, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, वो लड़की आज एक टीचर है और एक बहुत बेहतर जिंदगी जी रही है। फिर 2019 में जुबिन दा ने कांचनजंगा फिल्म बनाई। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये था आसाम की करप्ट सिस्टम के खिलाफ उनका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों कि अनिर्बान नाम का एक ब्रिलियंट लड़का APSC एग्जाम देता है। रिजल्ट्स के दिन पता चलता है कि वो फेल हो गया है। और पता है क्यों फेल होता है? क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। और फिर उसके बाद एक लैंड माफिया ने उसके पिता को मार दिया। अनिर्बान फिर बनता है विजिलांटे, करप्शन के खिलाफ सीरियल किलिंग। जुबिन दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग क्या करते हैं। जैसे एक कंचनजंगा पर्वत अपनी मर्जी से चलता है, वैसे ही मैं भी कभी किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उनका फेमस कोट था, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मैं आज़ाद हूँ, मैं कंचनजंगा हूँ। 2020 से जुबिन दा को एपिलेप्टिक सीजर्स आने लगे थे। 2022 में डिब्रूगढ़ के एक रिजॉर्ट में वो बाथरूम में गिर गए और उनके सिर में चोट लगी थी। डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि जुबिन दा को आग या पानी के पास ना ले जाया जाए, और अगर कभी ऐसा हुआ तो उन्हें दौरा पड़ सकता है और ये दौरा जानलेवा साबित हो सकता है। 2025 की शुरुआत में एक पॉडकास्ट में जुबिन ने शराब के बारे में बेहद ईमानदार कन्फेशन दिया था। उन्होंने कहा, पीने की वजह से मैं 2023 में बीमार पड़ा, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे सबसे बड़े गाने तब रिकॉर्ड हुए जब मैं नशे में था। मैं जॉर्ज बेस्ट की तरह हूँ, वो हमेशा नशे में रहता था, फिर भी सबसे बेहतरीन गोल करता था। जुबिन दा के बारे में और एक बहुत हैरान करने वाली बात है, और वो ये है कि जुबिन दा के मैनेजर और उनके आसपास के लोगों के पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन खुद जुबिन दा पैसों की तंगी की वजह से अपना घर नहीं बनवा पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा डोनेशन में दे देते थे, लोगों की भलाई के काम में लगा देते थे। दोस्तों, जुबिन दा की जिंदगी एक पूरी फिल्म थी, प्रेम, दुख, संघर्ष, सफलता और समाज सेवा से भरी। 5 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड एनिमल डे पर काजीरंगा में एक फीमेल एलिफेंट काफ का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया मायाबिनी, जुबिन दा के सबसे मशहूर गाने के नाम पर। 2001 से जुबिन दा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे थे। हर बाढ़ में वो एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए सबसे आगे खड़े होते थे। जुबिन दा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक आंदोलनकारी थे, एक योद्धा थे और एक बेखौफ इंसान थे जो उल्फा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं डरे। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज का खुलकर विरोध किया, जानवरों और गरीबों के लिए लड़े, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स के खिलाफ साइलेंट एक्शन लिया, अपने प्रिंसिपल पर अडिग रहे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं पागल हूँ, मैं अपना सब कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। और सच में वो एक पागल ही थे, लेकिन एक नोबल पागल, एक फियरलेस पागल, एक लविंग पागल, और एक ऐसा पागल जिसकी हमारे समाज को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए 38,000 गाने आज भी उनको अमर रखे हुए हैं। उनकी मदद से बचे हजारों लोग उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। काजीरंगा की वो छोटी मायाबिनी एलिफेंट उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व कर रही है। आज भी उनकी मौत के बाद भी जुबिन दा करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। और पता है क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। तो ये था मेरा श्रद्धा सुमन, जो था जुबिन दा को अर्पण। आशा है उन्हीं की राह पे हरदम हमेशा बढ़ेंगे हम सभी के कदम। आज की कहानी खत्म करने से पहले मैं आपको जुबिन दा के केस से जुड़े कुछ अपडेट देना चाहता हूं। दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब ने जुबिन दा की विसरा रिपोर्ट असम CID को भेज दी है। CID ने विसरा रिपोर्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम ग्रुप को सौंप दी,
जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक पैनल अब इसे रिव्यू करेगा और अपनी फाइनल मेडिकल ओपिनियन देगा। विशेष निदेशक जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट किया है कि दोनों रिपोर्ट्स यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों रिपोर्ट्स डायरेक्टली पहले कोर्ट में पेश किए जाएंगे। शुरुआती सिंगापुर पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना बताया गया और कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। फिर भी भारत में पॉइजन के एंगल से जांच चल रही है। सिंगापुर पुलिस ने कॉर्नर्स इंक्वायरी शुरू की। कॉर्नर्स इंक्वायरी मतलब एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन जहां कॉर्नर्स मजिस्ट्रेट केस की हर बारीकी को खुद देखेगा और पुलिस रिपोर्ट की सिफारिश करेगा। ये दर्जा तभी मिलता है जब मौत में साजिश या अनचाही परिस्थितियां शक पैदा करती हों। आसाम में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें जुबिन दा के मैनेजर, आयोजक, बैंडमेट्स, पीएसओ और उनका चचेरा भाई डीएसपी संदीपन गर्ग भी शामिल है। पर इन गिरफ्तारियों के बावजूद भी रिपोर्ट्स सार्वजनिक नहीं की गई है। सवाल उठता है, क्या विसरा रिपोर्ट में कोई ऐसा सबूत है जो पावरफुल लोगों के खिलाफ जा सकता है, इसलिए इसे आम जनता से छुपाया जा रहा है। और मुझे ये बात बहुत खटक रही है कि अगर ये एक सिंपल ड्राउनिंग यानी जुबिन दा की मौत डूबने से हुई है तो फिर रिपोर्ट्स तुरंत पब्लिक क्यों नहीं की जा रही? आखिर ऐसा क्या है उन रिपोर्ट्स में जो उन्हें पब्लिक की नजरों से छुपाया जा रहा है? इस केस में जो भी प्रोग्रेस होगी मैं उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। जुबिन दा तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन जुबिन दा का परिवार और उनके लाखों करोड़ों फैंस का ये हक बनता है कि उन्हें जुबिन दा की मौत का असली सच पता चले। ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को और अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाइए। पता नहीं क्यों आज दिल नहीं कह रहा ये चीज कहने का, लेकिन बस ये है कि जुबिन दा की सच्चाई बाहर आनी ही चाहिए। बाकी आपका समय और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया।